नमस्कार, आप देखें एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। तो एक बड़ी खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के आतंकवाद के मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की नीति में ही खोट है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताने पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वे का इस समय आना संदेह पैदा करता है। ये सर्वे प्रायोजित लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह के बीच सर्वे आया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी के सवाल उठाने के सिवा बचा ही क्या है। अगर सरकार के पास उपलब्धियां हैं तो बधाई देना चाहिए, सवाल नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार से सी वोटर के द्वारा सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बताया गया है, ऐसा लगता है कि प्रायोजित रूप से इसको बताने का प्रयास किया गया है। हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंतर्कलह और उथल पुथल मचा हुआ है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल को लेकर के भी कहीं न कहीं बातें लगातार आ रही है और ऐसे समय में ये रिपोर्ट आना निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह को जन्म भारतीय जनता पार्टी के पास सवाल उठाने के सिवाय बचा क्या है। सिर्फ अगर कोई उपलब्धियां हैं तो उपलब्धियों के आधार पर उनको बधाई देना चाहिए, ना कि सवाल उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर से उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिलेंगी। उपभोक्ताओं को दवाइयों की एमआरपी पर न्यूनतम 50.09% और अधिकतम 71% की छूट का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रेवल किट का लोकार्पण भी किया। आज 168 शहर में 188 जेनेरिक मेडिकल स्टोर, जिसे श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर नाम दिया गया है, उसका 84 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया। और इस धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में जहां 20 ब्रांडेड कंपनियों के 127 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध, जो हमारे वन विभाग के द्वारा वनौषधि है और वनोपज से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं, वो भी 69 प्रकार के लघु वनोपज की सामग्री यहाँ उपलब्ध होगी। तो एक बड़ा कार्य जिसे बहुत सस्ते दर पे 50% से लेकर 71% तक कम कीमत में ये दवाइयाँ उपलब्ध रहेगी। प्रदेश के जो गरीब तबके के लोग हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में गोंडवाना समाज समन्वय समिति और सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय कोंडागांव के चौपाटी मैदान में निवासरत मूल निवासियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बस्तर के प्रवासियों को रैली के दौरान बस्तर छोड़ो का संदेश दिया। एक दिवसीय धरना देकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मूल निवासियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी देने के लिए ये सभा का आयोजन किया गया था। आदिवासियों के लिए जो कानून बना है उस आधार पर कार्रवाई हो और प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से आदिवासियों के लिए बने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती, ये भी कहा गया है। कि हमारे यहाँ जैसे कि एक शिक्षक रहे चरण मरकाम, उनके गांव में जाकर के उनके साथ धक्का मुक्की किया गया। शेखर ठाकुर हमारे शिक्षक हैं, उनको एसडीएम में हुड़दंगियों के द्वारा मारा गया। तो गोंडवाना समाज समन्वय समिति के जिलाध्यक्ष तिरुमाल बुद्ध सिंह नेताम जी को भी असामाजिक लोगों के द्वारा रास्ते में रोक करके मारा गया, पीटा गया, जिसके लिए हमारे समाज को बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है।
यार 2 घंटे के अंदर हो गया और उन पर कार्यवाही हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी हमारी समुदाय की सगजन है उनके साथ भी ऐसी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन सरकार तत्परता के साथ कार्यवाही करे, ये हम चाहते हैं, माता हमारी समाज चाहती है। इसी के प्रतिक्रिया में आज ये सभा आयोजित की गई है और इसका ज्ञापन कलेक्टर महोदय जी को हमारे मूल निवासियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए हमारे पिछले दिनों 12 तारीख को जैसे संबलपुर में हमारे गोंडवाना समाज के जिला अध्यक्ष बुद्ध सिंह नेताम जी के साथ जो जिस ढंग से और पहले भी कई घटनाएं हुई है कि हमारे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और शासन प्रशासन से हमारे कानून को तोड़कर कार्रवाई किया जा रहा है, उसको शासन प्रशासन को चेतावनी देने के लिए हमारी सभा बुलाई गई है कि हमारे लिए जो कानून बना है उस आधार पर कानून की व्यवस्था हो और उस आधार पर कार्रवाई हो। जिस ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ये रैली का आयोजन किया गया जिसमें 9 सूत्री मांग को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया। तो वहीं रैली के दौरान बस से छोड़ो का संदेश भी दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी कोंडागांव से सामने आ रही है जो छत्तीसगढ़ में है, जहां पर गोंडवाना समाज समन्वय समिति और सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में जिला मुख्यालय कोंडागांव के चौपाटी मैदान में निवासरत मूल निवासियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर बस्तर के प्रवासियों को रैली के दौरान बस से छोड़ो का संदेश दिया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की गई और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। मूल निवासियों के साथ लगातार हो रहे अन्याय अत्याचार को देखते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी देने के लिए इस सभा का आयोजन किया गया था। फिलहाल आदिवासियों के लिए जो कानून बना है उस आधार पर कार्रवाई हो, ये उनकी मांग है। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से आदिवासियों के लिए बने कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होती, ये भी आरोप लगाया गया है। तो छत्तीसगढ़ के गोंडवाना समाज समन्वय समिति और सर्व आदिवासी समाज के संयुक्त तत्वाधान में ये रैली निकाली गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव में वोटिंग की तारीख करीब आते ही नेताओं के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। जोवाट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि रात गुजारने से नेमावर, खरगोन और नीमच के पाप नहीं धुलने वाले हैं। साथ ही उन्होंने इन घटनाओं पर सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। शिवराज ने मंगलवार को रात जोवाट विधानसभा क्षेत्र के कबीर सेज गांव में गुजारी। यहां उन्होंने चौपाल लगाई और गांव के लोगों से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को खूब कोसा। वहीं बुधवार को सुबह वहां से निकलने से पहले एक बार फिर से चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और कांग्रेस पर लगातार हमलावर होते नजर आए। मैं अपने भारू भाई के यहाँ रुका हूँ। मेरी बड़ी इच्छा थी क्योंकि हमारे अपने परिवार है ये, हमारे ट्राइबल भाई बहन, आदिवासी भाई बहन, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और गांव में रहने का आनंद बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने तय किया कि शहर में रुकने के बजाय गांव में अपने किसी परिवार में रुकूंगा। और आज मेरा सौभाग्य है कि भारू भाई के यहाँ आज हम रुक रहे हैं, अपने परिवार में हम आए हैं, अपने लोगों के बीच हैं। और सच में जो दिल में एक तड़फ है समाज के सब भाई और बहनों की सेवा की, जो स्नेह और आत्मीयता का भाव, ये उसी का प्रकटीकरण है कि हम मुख्यमंत्री भले हो लेकिन इनकी सेवा के लिए हैं, सब विकास के लिए हैं, जनता के कल्याण के लिए हैं। इसलिए भारू भाई के यहाँ के मैं गांव में बहुत प्रसन्न हूँ और अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मैं यहाँ। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने अलीराजपुर जिले में जोवाट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार तेज करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव 2022 में महिलाओं को 40% सीटें देगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कांग्रेस महासचिव ने क्या कहा है, लेकिन हमने राज्य में आगामी चुनाव में पहले ही महिलाओं को 50% सीटें दे चुकी हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आगामी यूपी चुनाव में महिलाओं को 40% सीटें देगी। चौहान ने आगे कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव और चुनाव से पहले ही महिलाओं को 50% सीटें दे चुकी है। क्या कहना इसमें तो ये तो बहुत सहज है। हमारे समाज के अपने अभिन्न अंग और हमारे भाई और बहन हैं,
मन में लगा के वहाँ उनके पास ठहरना चाहिए। सर, एक लखनऊ में आज प्रेस वार्ता हुई है महासचिव कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ 50% दिए। 4 उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 हमारी बहनें लड़ रही, यहाँ सुलोचना जी लड़ रही है और रेगांव में प्रतिमा जी लड़ रही है। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नारा दिया है लड़की हूँ और लड़ूंगी, लड़की हूँ और लड़ूंगी, ऐसा भी नारा दिया है उन्होंने कांग्रेस के लिए। अब पता नहीं, ये तो उनसे पूछे कहाँ लड़ने की जरूरत है। सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव 4 जगह पे कैसे देख रहे हैं सर, जीत रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त की। सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, तो कैसे रहता? जनता सारी सच्चाई जानती है, जनता को पता है, इंटरनेशनल और बाकी जो परिस्थितियां जनता की जानकारी। सर, कंप्यूटर बाबा ने अपने तो वहीं सतना के रेगांव विधानसभा क्षेत्र में महतैन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीजेपी की अनेक योजनाएं बंद कर दी हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ, तुमने तो मेरी बहनों को लड्डू तक छीन लिए, ये आरोप लगाया है और तंज कसा है। बहनों की डिलीवरी होने के बाद उन्हें 16,000 रुपये मिलते थे, जो कमलनाथ ने बंद कर दिए थे। मृत्यु होने के बाद कफन के पैसे तक छीन लिए गए। तो एक करारा प्रहार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी पर किया है, कांग्रेस पर किया है। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कमलनाथ पर भी ये निशाना साधा है। एक्सीडेंट होने पर परिवार की मिलने वाली मदद भी छीन ली गई थी। इसके लिए बीजेपी सरकार 4 लाख रुपए देती है। उन्होंने कहा कि जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, उन्हें योजना के माध्यम से रहने के लिए ज़मीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस गरीब के पास पट्टा नहीं है और थोड़ी सी ज़मीन में रह रहा है, उसे खेती कर रहा है, तो उसी ज़मीन का पट्टा कर दिया जाएगा। जिनका कच्चा मकान है, उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए बीजेपी सरकार पैसे देगी। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो या आदिवासी, बच्चे पढ़ेंगे और फीस सरकार जमा करेगी। ऐसे मेरे साथी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, और ये डॉक्टर साहब पहले कांग्रेस में थे भैया, और जब ये कमलनाथ से कहते थे कि गरीबों को पट्टे दो, काम करवाओ और नौकरी निकालो, तो वो कहते थे चलो चलो टाइम ही नहीं है, चलो चलो टाइम ही नहीं है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। ये बार बार गए और उन्होंने कहा कि चलो चलो, तो अंत में फिर इन्हें भी कह दिया कि अच्छा तुम भी चलो चलो, कांग्रेस भी चले, मैं चला भारतीय जनता पार्टी में और ये हमारे साथ आ गए और सांची से चुनाव लड़े इस्तीफा देके। मैं आपको गर्व से ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को जनता ने 64,000 वोटों से जिताया, उपचुनाव में 64,000 वोटों से। ऐसे हमारे साथी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, अपने दादा, बहुत दिनों से आपके बीच में बिसाहूलाल सिंह जी, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े नेता हैं अपने मध्य प्रदेश के दादा भी। तो वहीं यूपी चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं को 40 टिकट देने का ऐलान किया है, जिस पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40% टिकट देने का प्रियंका गांधी का ऐलान महिलाओं के साथ ही छलावा है। यदि उन्हें महिलाओं के सम्मान की इतनी ही चिंता होती तो छेड़छाड़ के आरोपी और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक संबोधन करने वाले नेता आज कांग्रेस में वरिष्ठ पदों पर काबिज नहीं होते। प्रियंका जी दरअसल उन लोगों से आहत हुई होंगी, जैसे उनकी मंच के पीछे ही कल नसीमुद्दीन जी बैठे थे, वो छेड़छाड़ के आरोप में जेल हुआ है। जब वो महिलाओं की पैरवी कर रही थी तब उनके साथ ही बैठे थे। अब आहत तो होंगी ना, कोई टंचमाल अगर उनकी किसी कार्यकर्ता को बोलेगा या आइटम बोलेगा उनका नेता, अथवा दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी बलात्कारी की पैरवी करेंगे, तो प्रियंका जी आहत नहीं होंगी, स्वाभाविक रूप से आहत होंगी। पर इसलिए उनने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का है क्या? वो कांग्रेस की महासचिव हैं, बताएं ये नियम क्या देश में लागू करेंगी या सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए? वहां तो ये छलावा कर रही है महिलाओं को भी धोखा दे रही है महिला होके कि वहां कुछ है ही नहीं जमीन। एनबी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अभी रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर लोकसभा उपचुनाव प्रचार के लिए बीजेपी जोर शोर से लगी हुई दिखाई दे रही है। खंडवा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जनसंपर्क में जुटे हुए। इस दौरान उन्होंने संबल योजना के जरिए कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए योजना चला रहे हैं। गरीबों को संबल देने के लिए हम कमलनाथ के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वी डी शर्मा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में कमलनाथ और उनके बेटे पर दलाली का आरोप है। उन्होंने कमलनाथ को मुख्यमंत्री के सपने देखने वाला मुंगेरी लाल बताया। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा महिला सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं कमलनाथ और उनके बेटे पर। जनसंपर्क में जुटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, साथ ही उन्होंने कमलनाथ को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा सीएम पद के दावेदार को लेकर बताया है। तो आपको बता दें कि वो खंडवा में जनसंपर्क के दौरान पहुंचे थे और उन्होंने महिला सम्मेलन में भाग लिया और साथ ही महिला कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए कि आगे उपचुनाव में किस तरीके से बीजेपी को जीत दिलाई जाए। इसको लेकर लगातार जनसंपर्क बीजेपी कर रही है। तो वहीं कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। इसको लेकर वी डी शर्मा ने यह आरोप लगाया है। साथ ही ये महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने एक एक सीट पर मोर्चा संभाल लिया है और इसी के बाद एक नेता को जिम्मेदारी देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे अहम और हाई प्रोफाइल मानी जाने वाली खंडवा लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के 12 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन कर लिया गया है। खास बात यह है कि इस टीम में उन नेताओं को शामिल किया गया है जिन्होंने
टिकट मांगे थे या जिनका नाम चर्चा में बना हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए चुनाव संचालन समिति की घोषणा कर दी है। इस समिति में संयोजक और 2 सह संयोजक के साथ 9 सदस्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा को चुनाव संचालन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और भाजयुमो की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हर्षवर्धन सिंह को सह संयोजक नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने यह नया दांव चला है कि जिन नेताओं के नाम टिकट को लेकर सामने आ रहे थे उन्हीं को समिति में जगह दी है। तो इसी पर अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? जिस तरीके से बीजेपी उपचुनाव को लेकर आरोप और आरोप का दौर जारी है लगातार, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें तो क्योंकि लोकसभा उपचुनाव की बात करें तो खंडवा में जहां लोकसभा उपचुनाव है और साथ ही मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की कई सीटों पर जो है प्रदेश भर में उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर चाहे वो विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, तमाम सीटों के लिए मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जो है आमने सामने मुख्य रूप से है और चर्चाओं में भी काफी तेजी से अगर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस तरफ से बात करें तो लगातार जो है ऐसे बयानबाजी भी सामने आ रही जहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी का आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू। जहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं इन सीटों की बात करें, चाहे वो लोकसभा की सीट, खंडवा सीट की बात करें या फिर तमाम जो विधानसभा की सीटें हैं, लखीमपुर की बात करें या फिर रैगांव क्षेत्र की बात करें या बुरहानपुर की बात करें, तमाम जो सीटें हैं जो विधानसभा की सीटें, वहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं जो है पहुंच रहे हैं और लोगों को जन संबोधित भी कर रहे हैं और जनसभाओं को संचालित भी कर रहे हैं, लोगों को जो है स्पीच भी दे रहे हैं। तो लगातार इस तरह के बीजेपी की तरफ से जो है लगातार ऐसी गतिविधियां जो है चल रही है। अब वहीं वी डी शर्मा की बात करें तो आज वी डी शर्मा भी लोकसभा उपचुनाव के दौरान जो है प्रचार को लेकर जो है खंडवा पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने भी आज जो है कमलनाथ पर यानी कि कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ पर जो है जोरदार हमला बोला है। कमलनाथ से यहाँ तक उन्होंने यह भी कहा है कि जो गणेश जी, ये खंडवा जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश की उपचुनाव को लेकर, लेकिन इस पे बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। उन्होंने जो प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, जो लोग टिकट मांग रहे थे या जिनका नाम चर्चा में सामने आ रहा था, उन्हीं को कार्य समिति में जगह दी है। तो ये बहुत बड़ा दांव खेला है बीजेपी ने खंडवा सीट पर, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। देखिए, सबसे पहले निश्चित तौर पर आपने जैसा कहा कि खंडवा की अगर जो लोकसभा सीट की बात करें तो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि अगर यहाँ पर बात करें तो जहाँ नंदू दिया जो है पहले यहाँ से लोकसभा सीट से सांसद थे, लेकिन उनकी जो है स्वर्गवास हो जाने के बाद जो है ये सीट जो है रिक्त पड़ी थी और ऐसे में यहाँ पर लोकसभा उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन अलग अलग प्रत्याशियों ने लगातार जो है दावेदारी की थी और दावेदारी के पश्चात हालांकि जिन लोगों को यहाँ से लोकसभा सीट से उपचुनाव को लेकर उन्हें प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया था, ऐसे में नाराजगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बात करें तो कांग्रेस की तरफ से भी साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली है, जहाँ पर अरुण यादव जो है काफी समय से, काफी लंबे अरसे से जो है इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे थे और उन्होंने अपनी कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो नाराजगी भी जो है व्यक्त की साफ तौर पर कि मेहनत कोई और करता है और फल किसी और को दे दिया जाता है। ऐसे तमाम जो है बयानबाजी भी सामने आई थी। निश्चित तौर पर भाजपा में भी इस तरह के जो है कलह देखने को मिल सकते थे, क्योंकि उपचुनाव नजदीक था और ये बीजेपी के लिए सबसे हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी निश्चित तौर पर जो दाव खेला है, दावपेच लगाया है कि जिन लोगों ने प्रत्याशी यानी दावेदारी की थी उन्हीं लोगों को इस समिति में रखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरह से उन कार्यकर्ताओं को, उन प्रत्याशियों को भी सम्मान मिला है जो इस सीट के लिए दावेदारी कर रहे थे और आपसी जो समन्वय था उससे आपसी समन्वय भी होगा, यानी कि जो फूट और कलह की जो नौबत देखने को आ सकती थी वो अब देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जवाबदारी के तौर पर जो है इन्हीं प्रत्याशियों को मौका दिया गया है जिन्होंने इस सीट के लिए दावेदारी अपनी प्रस्तुत की थी। तो ऐसे में जो वर्तमान जिन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है और जो लोगों ने प्रत्याशी घोषित किया था लेकिन अपने आप को दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें इस सीट से जो है टिकट नहीं मिली थी ऐसे दावेदारी, लेकिन अब दोनों के बीच में ऐसे में आपसी समन्वय देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी की ही सीट यहाँ पर बीजेपी का ही दबदबा था और नंदू भैया यहाँ से सांसद थे, ऐसे में लोग भी खंडवा अगर लोकसभा उपचुनाव की सीट की बात करें तो बीजेपी का दबदबा एक बार फिर जो है पल्ला जो है भारी दिखता नजर आ रहा है। जी गणेश, ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर बीजेपी अपने इस दांव पर कितनी सफल होती है। तो फिलहाल आप तमाम अपडेट्स पर जानकारी बनाए रहिएगा, आपसे फिर जानकारी लेंगे। तो चलिए बढ़ लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एमपी के भिंड में रेलवे फाटक लोगों की दिनचर्या में बाधा बना हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भिंड शहर के रेलवे स्टेशन के पास
अटेर रोड रेलवे फाटक की, जहां पर जब भी कोई ट्रेन आती है या जाती है तो अटेर रोड पर जाम लग जाता है। कभी कभार तो रेलवे फाटक खुलने के बाद भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका कारण है कि उस जगह पर सड़क का सक्रिय होना और चारों तरफ से वाहनों के आने जाने की जाम की स्थिति गंभीर हो जाती है। जबकि इस रोड से कई स्कूल के रास्ते भी पड़ते हैं, जिससे छात्र छात्राओं को आना जाना काफ़ी परेशानियों भरा हो जाता है, जो जाम में फंसने के कारण या तो स्कूल समय पर नहीं पहुंचते या घर पहुंचने में देरी हो जाती है। यही हाल है कि कई बार मरीजों के साथ भी हो चुकी है, जहां गंभीर रूप से मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस या अन्य वाहन भी इस अटेर रोड रेलवे फाटक पर फंस जाते हैं। वहीं कई सर्विस एवं धंधे करने वाले लोग भी आए दिन घंटों जाम में फंसे रहते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही है। वहाँ पर काफ़ी लंबा जाम लगा रहता है जब ट्रेनों का आवागमन रहता है। तो निश्चित तौर पर वैसे तो सभी ट्रैकों पर कहीं अंडरब्रिज बन गए हैं और कहीं ओवरब्रिज बन गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी काफ़ी व्यस्ततम मार्ग है, इस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। इस बात की मांग हम केंद्रीय रेल मंत्री से भी करेंगे। और नहीं मतलब कोई भी अंडरब्रिज बन जाए या ओवरब्रिज बन जाए तो मतलब व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आम जनता को सहूलियत मिल सके। परेशानी है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी पड़ती है। जाम लग रहा है, क्या कारण? क्या यहाँ ओवर ब्रिज नहीं है, इतनी आवक जावक है, प्रशासन कुछ इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये फाटक है, ये ट्रेन का गाड़ी का फाटक है? हाँ, ट्रेन का गाड़ी का फाटक है। जब भी गाड़ी आती है तब जाम लगता है? जाम हमेशा जाम लगता है, डेली परेशानी, घंटों घंटों बीत जाते हैं इस जाम में। अभी कब से लगा? अभी 1 घंटे से मैं इधर गाड़ी हमारी फंसी हुई है। तो वहीं लगातार 3 दिन की राहत के बाद से एक बार फिर से कोरोना ने इंदौर में दस्तक दे दी। हालांकि सिर्फ 3 ही संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को 6,656 सैंपलों की जांच कराई गई थी। राहत की बात यह है कि शहर में कोरोना के उपचाररत मरीजों की संख्या भी एक अंक में पहुंच गई है। फिलहाल सिर्फ 9 लोगों का कोरोना से इलाज चल रहा है। इन सभी की स्थिति नियंत्रित बताई जा रही है। किसी समय शहर में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना के संकेत मिल रहे थे। 25 अप्रैल 2021 की बात की जाए तो एक ही दिन में 1,841 संक्रमित पाए गए थे। इंदौर में एक दिन में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमितों की सबसे बड़ी संख्या है। फिलहाल पिछले 2 महीने से शहरवासियों को कोरोना से राहत मिली है।